आज जो हम उस मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में जान पा रहे हैं, उसके विषय में डॉक्टर न्यूटन ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि जब माध्यम उनके सामने वो उस आत्मालोक को बयां करते हैं, तो ये ऐसे होता है जैसे कोई पहेली। उसके टुकड़े टुकड़े आपको मिल गए हैं और अब उन टुकड़ों को जोड़कर उसे हल आपने करना है। क्योंकि उस आत्मालोक के जब एक किसी बहुत छोटे से अंश को भी किसी माध्यम ने बयां किया है, तो सबका अलग अलग स्तर है, उसके मुताबिक बयां किया है। सबका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अलग अलग तरीके से उस स्थिति को समझ पा रहा है, ऑब्जर्व कर पा रहा है। हर माध्यम अलग अलग बैकग्राउंड से आया है, उसके पास बात को समझाने के लिए शब्द अलग अलग हैं। तो एक उलझी हुई पहेली की तरह उनके सामने सब कुछ आता था और फिर टुकड़े टुकड़े जोड़कर एक नक्शा वो तैयार करते थे। अब जैसे उन्होंने ये बात महसूस करी कि कई माध्यम कहते हैं कि हमारा जो मार्गदर्शक है वो बाईं ओर खड़ा होता है हमारे साथ उस गुरुजन सभा में, कोई कहता था दाईं ओर खड़ा होता है। तो वो ये बात समझ नहीं पाते थे और जवाब भी बड़े जैसे पूछा जाता था कि ऐसे ही क्यों, कि वो दाईं ओर ही खड़े हैं या बाईं ओर ही खड़े हैं। तो सबके अजीब अजीब सवाल जवाब होते थे। कोई कहता था कि यही प्रथा है, कोई कहता था कि आदर के कारण एक निश्चित स्थान पर खड़े होते हैं। सब अलग अलग तरीके से बयां करते थे। धीरे धीरे ये सवाल पूछना डॉक्टर न्यूटन ने बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पा रहे थे। शायद माध्यम खुद भी नहीं जानते होंगे कि ऐसा क्यों है, और कि गुरुजन सभा में एक मार्गदर्शक बाईं ओर खड़ा है, दाईं ओर खड़ा है, ऐसा क्यों है। वो खुद भी इन सवालों के जवाब नहीं जानते थे। तो धीरे धीरे करके डॉक्टर न्यूटन ने माध्यमों से ये सवाल पूछना बंद कर दिया। फिर एक दिन उनके पास एक विकसित माध्यम आया जो शायद उच्च स्तरीय आत्मा होगा। उसने जो बताया, तो अब जो उसने बताया, अब यहाँ पे मेरे से एक सवाल पूछा जा सकता है कि आप ज़्यादातर जो भी जानकारी देती हैं तो साथ में ये क्यों कहती हैं कि ये एक विकसित आत्मा ने बताया, उच्च स्तरीय आत्मा ने बताया। क्योंकि यही सत्य है, जो आत्मा जितने उच्च स्तरीय होगी वही तो जानकारी सही से दे पाएगी। एक 12th क्लास के बच्चे से अगर आप पूछेंगे तभी तो वो आपको उस स्कूल के विषय में, उस सब्जेक्ट के विषय में ज़्यादा डिटेल में बता पाएगा। एक नर्सरी क्लास के बच्चे से आप पूछेंगे तो वो आपको कितनी जानकारी दे पाएगा। बस कुछ इसी तरह से अब जब उस माध्यम से बातचीत हुई तो डॉक्टर न्यूटन ने उससे सवाल किया कि तुम्हारा मार्गदर्शक तुम्हारे पीछे बाईं ओर ही क्यों खड़ा है। इस पर माध्यम ने हंसते हुए जवाब दिया कि तुमको नहीं पता, ज़्यादातर इंसानों के सिर का दायां भाग बाएं भाग जितना प्रबल नहीं होता। इस चीज़ का क्या मतलब है, इससे क्या अंतर होता है, ये डॉक्टर न्यूटन का सवाल था। जवाब था, दायां भाग बायां भाग ये दोनों एक बराबर नहीं होते। उन्होंने पूछा तो क्या तुम जो मनुष्यों का बायां और दायां दिमाग है, इनके बीच में जो एक असंतुलन है, समता नहीं है, एक जैसे नहीं है, तो तुम इस बारे में बात कर रहे हो। तो माध्यम ने जवाब दिया, हाँ मेरी यही समस्या है। और बहुत सारे और दूसरे व्यक्ति जो धरती से वापस आए हैं, उन सभी के बाएं भाग में ऊर्जा प्राप्त करने में थोड़ा दोष है, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा लंबे वक्त तक नहीं चलेगी। अब देखिए, आत्मालोक में हर चीज़ कितनी एक्यूरेट है, कितनी परफेक्ट है। ये प्रकृति, ये कुदरत बहुत एक्यूरेट है। क्योंकि अब आप थोड़ा एक सामान्य नज़रिए से भी सोचिए, साधारण व्यक्ति की तरह अगर हम बात करें तो आप नोटिस करेंगे कि किसी भी चीज़ में सिर्फ एक चीज़ वर्क नहीं करती है, कई चीज़ों से मिलकर इंसान बना है। इंसान का एक मानसिक व्यक्तित्व है, एक शारीरिक है, एक सामाजिक है, एक स्पिरिचुअल है, एक भावनात्मक स्थिति है। इन सब को मिला जुला कर आप अपने जीवन में कार्य करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोले कि नहीं मैं मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग हूँ, अगर मैं इमोशनली वीक हूँ तो चल जाएगा, नहीं चलेगा, आप पिछड़ जाएंगे, आपका मानसिक क्षमताएं भी पूर्ण तरीके से वर्क नहीं करेंगी। इसी तरीके से कोई व्यक्ति बोले क्योंकि मैं फिज़िकली वीक हूँ लेकिन क्योंकि मैं बहुत दिली तौर पे मजबूत हूँ इसलिए मैं चल जाऊँगा, कि नहीं, क्योंकि आपका फिज़िकली फिट होना भी मायने रखता है जीवन में आगे बढ़ने में, ताकि आप सुचारू रूप से सही तरीके से कार्य कर सके। हर चीज़ परफेक्ट होती है, मिलजुल कर एक इंसान बना है ना।
आप स्पिरिचुअली कितने ग्रो कर पाते हैं अपने जीवन में, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन की बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जिनको आप इंसानी समझ के साथ हल नहीं कर सकते। उनको देखने का नज़रिया आपका आध्यात्मिक होना चाहिए, तभी उसकी जड़ तक पहुंचकर उसका हल निकाल पाएंगे आप। और ये चीज़ हर जगह कार्य करती है। मान लीजिए अब ये वीडियोज़ ही हैं, जैसे कि मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में आवाज़ सही नहीं है, बात को मैंने सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है, तो उनके फिर आपको, क्योंकि आप अगर बात अच्छी कह रहे हैं लेकिन अगर आप सही तरीके से नहीं कह रहे हैं, आवाज़ आपकी सही नहीं है, सुनने वाले को समझ नहीं आ रहा है, प्रेजेंटेशन आपकी सही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक वीडियो बनेगी। अगर एक भी चीज़ की कमी है तो उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हर कार्य को करने के एक ही चीज़ में 10 पहलू छुपे हुए होते हैं, तो आपको उन सभी पे काम करना पड़ता है, तब जाके एक रिज़ल्ट मिलता है। इसी तरीके से अब हम हैं, हमारे जीवन में इतने सारे पहलू हैं, हम उनको किस तरीके से एक साथ लेकर सामाजिक, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक, इन सब को मिलाकर सही अपने जीवन में परफॉर्म करते हैं, ये चीज़ मायने रखती है। अब आत्मालोक में इतनी ज़्यादा परफेक्शन है कि आपका दायां भाग ज़्यादा कार्य कर रहा है मस्तिष्क का, या बायां भाग ज़्यादा कार्य कर रहा है, इस बात से भी आपके जीवन की परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। इसलिए आत्मालोक में ये चीज़ भी महत्वपूर्ण है कि ये व्यक्ति जो जीवन जी के आया है, ये अपने दाएं मस्तिष्क के साथ कार्य करते हुए जीवन जी के आया है या बाएं मस्तिष्क के साथ कार्य करते हुए जीवन जी के आया है। ऐसे समझ लीजिए जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मंदिर में 100 रुपये चढ़ाए। अब जिस व्यक्ति ने मंदिर में 100 रुपये चढ़ाए हैं, वो 1000 रुपये कमा के उसने 100 रुपये चढ़ाए हैं या 200 रुपये कमा के उसने 100 रुपये चढ़ाए हैं, ये बात मायने रखती है। आपने क्या किया, आपको जो क्षमताएं मिली थी, जो सोर्सेज आपको मिले थे, उसके मुताबिक आपने क्या किया, ये चीज़ महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से आपने अपने जीवन में क्या परफॉर्म किया, तो वो कुदरत भी देखती है कि आपको उसने क्या क्या दिया था। जब आप इस धरती पर आए थे ना, तो आप क्या क्या लेके आए थे, उसके मुताबिक आपने क्या परफॉर्म किया है, इसे चेक किया जाएगा। अब अगर कोई व्यक्ति बोले कि एक व्यक्ति अरबोंपति बन के पैदा हुआ था, उसने 10 करोड़ दान कर दिए, तो उसने बहुत महान कार्य किया। लेकिन एक व्यक्ति जो एक गरीब घर में पैदा हुआ था, उसने सिर्फ 500 रुपये दान किए, तो उसका दान मायने नहीं रखेगा, इतना मायने नहीं रखेगा जिसने 10 करोड़ दान किए। बात ये नहीं है। बात यह है कि आपको क्या मिला था जब आप इस धरती पर आए हैं, उसके मुताबिक आपने उसका यूज़ कैसे किया है, उसके साथ आपने कैसे चल के ग्रो किया है, ये बात महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से ये कुदरत भी बहुत फेयर तरीके से कार्य करती है। आपको जो कुछ भी मिला है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक तौर पे, उसके मुताबिक आपने अपने जीवन में क्या परफॉर्म किया है, इस नज़रिए से आपको तोला जाता है आत्मालोक में, उस गुरुजन सभा में। तो अब डॉक्टर न्यूटन का अगला सवाल था कि जैसे कि अब तुम गुरुजन सभा में खड़े हुए हो, तो अपने पूरे मानव शरीर में जो भी तुमने कार्य किया है, क्या उसका प्रभाव अभी भी तुम अनुभव कर रहे हो? वो जो भौतिक प्रभाव था तुम्हारे शरीर का, वो अभी भी तुम महसूस कर रहे हो क्या? तो उसका जवाब था हाँ। इसीलिए तो मैं ये सब कुछ बता पा रहा हूँ, क्योंकि जो सभा की पहली बैठक होती है ना, पहली बैठक मृत्यु के बाद ही जब हम गुरुजन सभा के सामने पहुँचते हैं, तब तक इंसान उस भौतिक प्रभाव से जो वो जीवन जी के आया है धरती पर, उससे पूरी तरह से मुक्त नहीं होता है। वो दूसरी सभा में पूरी तरह से मुक्त होता है, तब तक वो आत्मालोक में जीवन जी रहा होता है, पहली सभा में नहीं होता है। इसलिए, और आगे उसने ये भी कहा कि अभी तो मेरी मृत्यु को कुछ ही घंटे हुए हैं, अभी तो मतलब वो बस मृत्यु को प्राप्त ही हुआ है, वो शायद बहुत जल्दी गुरुजन सभा में पहुंच गया, क्योंकि उसने ये बात बोली कि अभी तो मेरी मृत्यु को सिर्फ कुछ ही घंटे हुए हैं। अब यहाँ कुछ घंटों से क्या मतलब है, 24 घंटे, 36 घंटे या 4 घंटे, ये बात नहीं क्लियर। आगे उस माध्यम ने ये भी बताया क्योंकि अभी उसको कुछ ही घंटे हुए हैं मृत्यु को प्राप्त हुए, तो अभी तो वो टेलीपैथी के माध्यम से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से संवाद स्थापित नहीं कर पा रही है। आगे न्यूटन पूछते हैं, अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारे बाईं ओर खड़ा जेरोम उसके मार्गदर्शक का नाम है, तुम्हारी कैसी मदद कर रहा है? ज़्यादातर लोगों में दाएं की तुलना में बायां भाग ज़्यादा कठोर होता है। मेरा जो दायां भाग है, सभा से जो मुझे ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उसमें मेरी सहायता कर रहा है, और जेरोम उन विचारों को रोक रहा है ताकि वो बाएं भाग से बाहर ना निकल सके। अब इस बात का एग्जैक्टली क्या अर्थ है मैं भी नहीं समझ पाई हूँ।
आगे डॉक्टर न्यूटन ने पूछा, तो क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारा जो ऊर्जा चक्र है वो एक छलनी की तरह है, मतलब दाएं से आएगा तो बाएं से निकल जाएगा, ऐसा है क्या कुछ? इस पर माध्यम ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, कभी कभी बाएं भाग में ऐसे ही लगता है। वो विचार जो बाहर निकल सकते हैं उन्हें अवरुद्ध किया जा रहा है, और वो विचार तरंगे मुझ तक वापस भेजी जा रही हैं ताकि मुझे समझने में मदद मिले। तो क्या मार्गदर्शक खुद के विचार भी तुम्हारे विचारों में शामिल करके तुम तक पहुंचा रहा है? माध्यम ने जवाब दिया, हाँ, वो ऐसा ही करता है। वो इन सब में प्रवेश करके मेरे साथ रहना चाहता है। अब यहाँ पर समझिए मार्गदर्शक कितना एक करीबी रोल प्ले कर रहे हैं। एक तरह से आप ये समझिए ना, जैसे वकील, अदालत, जज, ऐसा कुछ होता है ना। देखिए वैसी स्थिति नहीं है आत्मा लोग में, ये गुरुजन सभा वैसी नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम इस तरीके से समझते हैं। तो जैसे वकील हमारे साथ पहले चर्चा करेगा, बातचीत करेगा, उसके बाद जाके कोर्ट में खड़ा होगा हमारे साथ। ऐसे नहीं कि बिना कोई चर्चा किए, बिना बातचीत किए, बिना केस को समझे जाके कोर्ट में खड़ा हो जाएगा, बल्कि कोर्ट में भी वो पूरी तरह से हमें गाइड करेगा कि ऐसे करो, ऐसे करो, ये बोलो, इस तरीके से करो। तो बस कुछ ऐसा समझ लीजिए, मार्गदर्शक हमारा वकील है ना गुरुजन सभा में। तो शायद इसीलिए वो एक जो विचारों के रूप में ऊर्जा तरंगे भेज रहा है उसके मस्तिष्क, क्योंकि अब तो यही तरीका है ना। अब ये कोई इंसानी न्यायालय तो लगा नहीं हुआ जहाँ पे वकील साहब मुंह से बोल के अपने जो उनका केस जिसका वो लड़ रहे हैं उससे कुछ बताएंगे। नहीं, यहाँ पर मार्गदर्शक अगर आपका वकील है तो वो विचारों के माध्यम से ही तो अपनी बात आप तक रखेगा। अच्छा, ये जो जिन आत्माओं के दाएं और बाएं मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा एक ही बहुत ज़्यादा कार्य करता है ज़्यादातर लोगों में, तो जब एक आत्मा धारण करती है, गर्भ में अपना स्थान धारण करती है, उस जो शरीर उसे मिला है, जो मस्तिष्क उसे मिला है, उसे धारण करती है, तो वो मार्गदर्शक भी चाहता है, स्वयं आत्मा भी ये चाहती है कि वो जल्दी से जल्दी माता के गर्भ में, उस गर्भ में प्रवेश करे, और जब वो मस्तिष्क बन ही रहा हो उस वक्त वो वहाँ मौजूद रहे, उस शरीर के साथ, उस मस्तिष्क के साथ तालमेल बिठाने के लिए मौजूद रहे। क्योंकि जितना आत्मा इस तरीके से करती है उतना वो दाएं और बाएं जो हमारा दोनों भाग है ना मस्तिष्क के, उनके साथ सही तरीके से चल पाती है। ये समझ लीजिए कि मन और दिमाग उतने ही अच्छे से कार्य कर पाते हैं जीवन के अंदर मिलजुल कर, जितना जल्दी एक मार्गदर्शक सपोर्ट करता है अपनी आत्मा को, और जितना जल्दी एक आत्मा अपने शरीर को धारण करके उसके साथ तालमेल बिठाती है और जितना अच्छा बिठा पाती है। यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन एक बात और कहते हैं। वो कहते हैं कि जब भी कोई माध्यम गुरुजन सभा में जाता है तो वो ये भी जानने के इच्छुक होते हैं अपने माध्यम से कि क्या वो उनके मार्गदर्शक को उसके मार्गदर्शक डॉक्टर न्यूटन के मार्गदर्शक को जानते हैं। और जब वो ये सवाल करते हैं माध्यम से, तो ज़्यादातर जो माध्यम होते हैं उनका जवाब सकारात्मक होता है, वो हाँ में जवाब देते हैं। इससे ये पता चलता है कि सभी जो विशेष आत्माएं हैं, मार्गदर्शक आत्माएं हैं, और जो गुरुजन सभा की आत्माएं हैं, ये सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। और जब उनको जवाब हाँ में मिलता है ना, तो वो अगला सवाल भी पूछ लेते हैं। वो उससे कहते हैं कि अच्छा, अब मेरा माध्यम मुझे ये बताए कि ये जो विशेषज्ञ हैं, गुरुजन से हैं, और जो उसका मार्गदर्शक है, और जो मेरा डॉक्टर न्यूटन का मार्गदर्शक है, इस खास दिन पर वो सब एक साथ हैं और मेरे कार्यालय में आप हैं, ऐसा क्यों है? यहाँ पर शायद डॉक्टर न्यूटन के मन में भी जिज्ञासा होगी ना ये जानने की, क्योंकि एक अलग ही कार्य वो कर रहे थे अपने जीवन में, बिल्कुल ही अलग, जो सामान्यता कोई नहीं करता। तो लोग उन्हें समझने वाले भी नहीं थे। तो कुछ तो इस प्रकृति का, कुदरत का कुछ तो रहा होगा ना, जिसकी वजह से डॉक्टर न्यूटन इस फील्ड में इस चीज़ को समझने के साथ जुड़े। तो वो भी जानना चाहते थे कि क्या चीज़ है जो उन्हें यहाँ तक लेकर आई है, क्यों लेकर आई है, क्यों लेकर आई है कुदरत उन्हें एक इस फील्ड में, आत्मालोक की फील्ड में, जिसको ना कोई समझना चाहता है, जानना चाहता है, वो इसमें उतरे हुए हैं, क्यों? तो उनकी खुद की भी जिज्ञासा थी कि ये कुदरत, मेरा मार्गदर्शक, मुझे यहाँ तक क्यों लेके आया है। यहाँ पर एक माध्यम द्वारा बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया गया डॉक्टर न्यूटन को। ये जवाब शायद उसके माध्यम के थ्रू उसके मार्गदर्शक ने दिया होगा। तो जवाब आया, तुम जानते हो, मैं तुम्हारे मार्गदर्शक को तुम्हारे बाएं कंधे पर चढ़कर तुम्हारी मदद करते हुए देखता हूँ।
और आत्मा लोक के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी हासिल करने की जो तुम्हारी कोशिशें हैं, उस पर हँसता हूँ। डॉक्टर न्यूटन के मार्गदर्शक भी उस पे हँस रहे हैं कि क्यों डॉक्टर न्यूटन कि कितनी गहराई से आत्मलोक को जानने की कोशिशों में लगे हुए हैं। वो इस बात पर हँसते हैं। देखिए, मैं अब इस बात से ये समझ पाई हूँ कि एक कर्म होता है ना, कर्म के आगे कर्म जैसे टीचर होते हैं ना, टीचर को मजबूरी है, बच्चा कितना मर्जी इंटेलिजेंट होता रहे, उसने जो परफॉर्म किया है अपने एग्ज़ाम में उसी के मुताबिक उसे नंबर देने पड़ेंगे। जो बच्चा लिख के आया है ना अपने एग्ज़ाम में, उसी के मुताबिक टीचर को नंबर देने पड़ेंगे, चाहे वो बच्चा कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो। टीचर जानता हो कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, फिर भी जो उसने एग्ज़ाम में लिखा है उसी के मुताबिक टीचर उसे नंबर देगा। बस इसी तरह से जो हमारे मार्गदर्शक हैं, मान लीजिए डॉक्टर न्यूटन के मार्गदर्शक हैं, उन्होंने गाइड किया कि वो आत्मलोक को जाने, मृत्यु के बाद की दुनिया के साथ कनेक्ट हो, उन्होंने गाइड किया। डॉक्टर न्यूटन ने उनकी गाइडेंस को स्वीकार किया और उनकी गाइडेंस के मुताबिक वो जीवन में आगे बढ़ते चले गए। लेकिन डॉक्टर न्यूटन के खुद के कर्म, उनके खुद के एफर्ट कितने ज़्यादा रहे होंगे कि उनका मार्गदर्शक भी उन पे हँस रहा है। यानी वो एक तरह से पॉजिटिव हँसी है ना कि मान लीजिए टीचर हँस रहा है कि अब तो मुझे 100 छोड़ इस बच्चे को 100 में से 101 नंबर देने पड़ेंगे, इसने तो इतना अच्छा परफॉर्म किया है अपने एग्ज़ाम में। ऐसे ही डॉक्टर न्यूटन का मार्गदर्शक भी उस पर हँस रहा है कि इसको जो मेरी गाइडेंस मिली उसके साथ इसने अपने कर्म जोड़कर इतना उसको अपने कर्मों की ताकत से, ऊर्जा से भर दिया है, आगे कर दिया है कि अब तो इसे और ज़्यादा जानकारी आत्मालोक की देनी ही पड़ेगी। बस कुछ ये इस तरह की स्थिति है। ये समझ लीजिए जैसे टीचर एक बहुत बेहतरीन पेपर को देख के बोले कि भैया 100 में से 100 नंबर देने पड़ेंगे, कहीं नंबर काटने की गुंजाइश नहीं है, ऊपर से इतनी खूबसूरत हैंडराइटिंग है, 2 नंबर तो हैंडराइटिंग के भी देने पड़ेंगे, तो अब 100 में से 102 नंबर कैसे दूँ? ऐसे ही डॉक्टर न्यूटन के मार्गदर्शक उस पे हँस रहे हैं कि इतना इसने अपने एफर्ट शामिल कर दिए, अपने कर्मों की ऊर्जा शामिल कर दी है इस जानकारी को हासिल करने में कि अब इसे और ज़्यादा गहरी जानकारी मुझे देनी है। वो इस बात पर हँस रहे हैं। अब इसी गुरुजन सभा से प्राप्त होने वाली जानकारी को हम आगे बढ़ाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। उस चैनल पर भी जन्म और मृत्यु से जुड़ी ही जानकारी है, लेकिन बहुत सरल शब्दों में, बहुत ही सामान्य साधारण अनुभव से जिनसे लोग गुजरे हैं उनका जिक्र किया गया है। इतना गुण नहीं है जितना इस चैनल पर है, वो समझने में बहुत ईजी है। और अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान